नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। गोवा के जिस नाइट क्लब में 25 लोग जिंदा जल गए थे, उसके मालिक आज थाईलैंड में पकड़े गए। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फिलहाल थाईलैंड की इमिग्रेशन एजेंसी की गिरफ्त में है। दोनों को फुकेट के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब के पार्टनर को पहले ही पकड़ा जा चुका है। अब गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को भी जल्दी ही गोवा लाया जाएगा। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का पकड़ा जाना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि दोनों पूरी तैयारी के साथ उसी रात देश छोड़कर भाग गए थे जिस रात गोवा के क्लब में आग लगी थी। जिस वक्त फायर ब्रिगेड नाइट क्लब में आग बुझाने की कोशिश में जुटी थी, जैसे ही इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत की खबर आई, वैसे ही सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने थाईलैंड की टिकट कटा ली और क्लब की आग बुझ पाती, पुलिस एक्शन में आ पाती, इससे पहले ही दोनों इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए। नोट करने वाली बात है कि जैसे ही गोवा पुलिस के रिक्वेस्ट पर इन दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, जब इन दोनों को लगा कि वो बच नहीं पाएंगे, तो दोनों ने वकील के जरिए कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा दी। आज अदालत ने दोनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स की तरफ से जो दलीलें दी गई, उनके वकीलों ने जो कहा, वो भी सुनने लायक है। इन दलीलों से पता चलता है कि दोनों भाई कितने शातिर हैं। इन दोनों भाइयों ने नाइट क्लब और कैफे के धंधे से पिछले कुछ साल में कितना पैसा बनाया, इनकी कितनी कंपनियां चलती हैं, ये पैसे के दम पर नियम कानून को कैसे ताक पर रखते हैं और इनके गोरख धंधे में मदद करने वाले अफसरों के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड में कैसे पकड़े गए और अब इनकी हालत क्या है। थाईलैंड से जो तस्वीरें आई हैं उसमें लूथरा ब्रदर्स के हाथों में हथकड़ी है। दोनों भाई अपना अपना पासपोर्ट लेकर थाई पुलिस के सामने मुंह लटकाए खड़े हैं। हालांकि दोनों के पासपोर्ट पहले ही सस्पेंड कर दिए गए थे, ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी हो गया था। इसके बाद दोनों की लोकेशन ट्रेस की गई जो फुकेट में मिली। फिर थाई पुलिस को खबर दी गई और दोनों पकड़े गए। आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सिर्फ 4 दिन के भीतर विदेश भागे आरोपियों को पकड़ा जाना बड़ी बात है। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो केंद्र सरकार की मदद से पूरा हो गया। अब सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को तुरंत गोवा लाकर उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने जब सेंट्रल एजेंसीज को रिक्वेस्ट किया, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनको रिक्वेस्ट करने के बाद उनके हेल्प से उनको आज सुबह सुबह थाईलैंड यहाँ पे डिटेन किया है। मैं सही में यानी विद इन द 4 डेज इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भागता है उनको फास्ट ट्रैक तरीके से उनको डिटेन करने की पहली बार इस तरह से उनको डिटेन किया है। हमारी गोवा की टीम और सेंट्रल एजेंसीज के टीम के द्वारा यानी वहाँ से जो डिटेन किए दोनों जो क्लब ओनर्स हैं उनको वो गोवा में लाएंगे। जो मैंने खुद होके कहा था कि उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बिहाइंड द बार्स उनको डालेंगे, इसीलिए उनको बहुत ही जल्दी हम गोवा में लेके आएंगे और इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई जो कानून की तरफ से करना है वो सख्त कार्रवाई करेंगे। जितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ और बाकी जो लोग बचे हैं उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुझे लगता है कि जो 25 लोगों की जो मौत है उनको न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन में जो अग्निकांड हुआ, जिस तरह से आग लगी, उसमें दिल्ली के भावना जोशी की पूरी दुनिया उछल गई। भावना जोशी उस रात गोवा के क्लब में पति विनोद जोशी और 3 बहनों के साथ मौजूद थी। उनके पति और 3 बहनों की इस हादसे में मौत हो गई। आज लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के बाद भावना जोशी ने कहा, इतने बड़े हादसे के बाद जितनी जल्दबाजी में ये दोनों भाई देश छोड़कर भागे, उससे क्लियर है लूथरा ब्रदर्स को मालूम था
वो भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि 25 लोगों की मौत के लिए वही जिम्मेदार हैं। मेरी फैमिली के जो 4 लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, सिर्फ एक उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से, जो उन्होंने अंदर अपने बार के अंदर जो प्रिकॉशंस नहीं लिए थे सेफ्टी पर्पस के लिए। बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है, और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो उनके मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई बैठे, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आगे जो आज मेरी फैमिली के साथ और कुछ और फैमिलियों के साथ ये हादसा हुआ है, वो आगे किसी को फेस ना करना पड़े। आमतौर पर जो अपराधी देश से भाग जाते हैं उन्हें वापस लाना मुश्किल होता है, इसमें वक्त लगता है। सौरव लूथरा और गौरव लूथरा दोनों भाई बेहद शातिर हैं। उन्हें मालूम था थाईलैंड जाने के लिए पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है या वीज़ा ऑन अराइवल है। उस वक्त सबसे पहली फ़्लाइट भी थाईलैंड की थी, इसलिए दोनों घटना के कुछ ही घंटे बाद फुकेत भाग गए और वहाँ से किसी दूसरे मुल्क में भागने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन गोवा पुलिस सेंट्रल एजेंसी से साथ मिलकर लगातार दोनों भाइयों को ट्रैक कर रही थी। पता लगा कि 6 दिसंबर को रात 11:39 पर गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब में आग लगी। करीब 12 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम्स मौके पर पहुंची। हादसा बड़ा था, लोग आग में फंसे थे, कई लोगों के मरने की खबर आ गई थी। क्लब के मालिक सौरव लूथरा और गौरव लूथरा उस वक्त दिल्ली में एक शादी में मौजूद थे। दोनों ने अपने क्लब में जल रहे लोगों की चिंता नहीं की। दोनों ने रात 1:07 पर इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी, फुकेत की टिकट बुक करा लिए और सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए। जांच एजेंसी ने अगले दिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्लब के मालिकों को खोजा। पुलिस दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के घर पहुंची तो दोनों वहां नहीं मिले। मिलते भी कैसे? पुलिस को दोनों की लोकेशन फुकेत में मिली। फिर जांच में पता लगा कि जब गोवा में बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब की आग पूरी तरह बुझी भी नहीं थी, उस वक्त 7 दिसंबर को दिन में करीब 12:30 बजे लूथरा ब्रदर्स फुकेत में लैंड कर चुके थे। दोनों भाइयों ने सी बीच के पास इंडिगो होटल में रूम बुक किया। दोनों इंडिगो होटल के कमरा नंबर 345 में रुके। ये होटल फुकेत के इमिग्रेशन एंड डिटेंशन सेंटर से 15 मिनट की दूरी पर है। जैसे इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी मिली तो हमारी एजेंसीज ने थाईलैंड के अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया, उन्हें इंफॉर्मेशन दी और आज रॉयल थाई पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को इंडिगो होटल से डिटेन कर लिया। हालांकि थाईलैंड पहुंचने के बाद लूथरा ब्रदर्स को अंदाजा हो गया था कि वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने दूसरी चाल चली। अपने वकील के थ्रू कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। कोर्ट से कहा वो तो वापस आकर जांच में मदद करना चाहते हैं, पुलिस के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, इसलिए उन्हें कुछ वक्त के लिए गिरफ्तारी से राहत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने दोनों भाइयों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। हालांकि सुनवाई के दौरान दोनों भाइयों की तरफ से जो दलीलें दी गई वो भी हैरान करने वाली हैं। सौरव और गौरव लूथरा के वकील ने कोर्ट से कहा कि दोनों भाई भागे नहीं हैं, वो तो बिजनेस असाइनमेंट पर फुकेत गए हैं। उनका थाईलैंड जाना पहले से तय था। लेकिन गोवा पुलिस ने उनके झूठ को कोर्ट के सामने बेनकाब कर दिया। गोवा पुलिस ने अदालत को बता दिया कि घटना के 1.5 घंटे के भीतर दोनों भाइयों ने फुकेत की टिकट बुक कराई थी। ये कोई प्री शेड्यूल्ड विजिट नहीं था। जब एक दलील कमजोर पड़ी तो लूथरा ब्रदर्स के वकील ने कहा कि घटना के बाद दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी मिलने लगी थी। बिना किसी नियम कायदे के, बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए पुलिस उन्हें अरेस्ट करना चाहती थी। पूरी स्टेट मशीनरी बेवजह दोनों भाइयों के पीछे लगी है। उनके रेस्टोरेंट्स पर बुलडोजर चला दिए गए। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए वो कहाँ जाते? इसके जवाब में गोवा सरकार के वकील ने कहा कि क्लब की डिमोलिशन का नोटिस पुराना है। लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी दोनों भाई क्लब को चलाते रहे। क्लब के पास फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं था। उसके बाद भी क्लब में फायर शो हो रहे थे, इसीलिए 25 लोगों की दुखद मौत हुई।
इसके बाद लूथरा ब्रदर्स के वकील ने कहा जो कुछ गोवा के क्लब में हुआ उससे सौरभ और गौरव का कोई लेना देना नहीं है। क्लब के डेली ऑपरेशन लोकल मैनेजर हैंडल करते हैं, लूथरा ब्रदर्स तो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी हैं। लेकिन कोर्ट में गोवा पुलिस ने वो सारे दस्तावेज सामने रख दिए जिससे साबित हो गया कि गोवा का क्लब पूरी तरह से लूथरा ब्रदर्स की देखरेख में चलता था। जब लूथरा ब्रदर्स की कोई दलील काम नहीं आई तो उनके वकील ने आखिरी दांव चला। लूथरा ब्रदर्स की हेल्थ का हवाला दिया, कहा कि एक भाई को एपिलेप्सी है, उसे मेडिकल ग्राउंड पर राहत दी जाए। लेकिन गोवा पुलिस ने यह झूठ भी अदालत के सामने एक्सपोज कर दिया। सरकारी वकील ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक से बना हुआ है, यह फर्जी है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद जज वंदना ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन खारिज कर दी। सौरभ और गौरव लूथरा के पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और आज पुलिस ने उसे गोवा की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस पूछताछ में अजय गुप्ता से पूछ रही थी कि क्लब में आग कैसे लगी और उस वक्त वो कहाँ था। उसने बताया कि वो गोवा में मौजूद था लेकिन क्लब में नहीं था। फ्लाइट लेकर गोवा से दिल्ली आ गया। नोट करने वाली बात है, गिरफ्तारी से बचने के लिए अजय गुप्ता ने भी हर तरह का बहाना बनाया। हादसे के अगले दिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, स्पाइनल इंजरी का केस बनाया, लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। पुलिस ने उसे लाजपत नगर के एक स्पाइन सेंटर से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद कल जब उसे दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया तो वो बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन आज जब पेशी के लिए गोवा की कोर्ट में लाया गया तो अजय गुप्ता ने कमर में सपोर्टिंग बेल्ट बांध ली। अजय गुप्ता के वकील ने भी कोर्ट में दलील दी कि उसका क्लाइंट मेडिकली फिट नहीं है, पुलिस का सहयोग कर रहा है, इसलिए पुलिस को अजय गुप्ता के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो प्रिलिमिनरी स्टेज में, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते इस बारे में, लेकिन अल्टीमेटली हमारा तो कॉपरेशन पूरा है। जो भी पुलिस चाहती है हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं और हमारा स्टैंड यही है कि हमारा इसमें कुछ रोल है ही नहीं, हमको सिर्फ इम्प्लीकेट किया गया है इस केस में। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सपोर्ट करने के लिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनका हेल्थ इश्यूज है उनको। सो हमने ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको उसके हेल्थ को भी एक विशेष अंदाज से देखे और पुलिस को भी हमारी रिक्वेस्ट रही है कोर्ट के सामने कि उनके हेल्थ को स्पेशल नज़रिए से देखकर उनका ख्याल रखे और उनका हेल्थ का ठीक तरह से उनकी जांच हो जाए और अस्पताल में टाइम टू टाइम उनको ले जाया जाए। ये भी हमारी रिक्वेस्ट है कोर्ट के। वकील कुछ भी कहें, इन तीनों लोगों से लोगों की कोई सिंपैथी नहीं है। रोमियो लेन क्लब में हुए अग्निकांड के बाद गोवा सरकार लगातार क्लब्स, पब्स, रेस्टोरेंट्स की जांच कर रही है। प्रमोद सावंत ने फूड जॉइंट्स के ऑडिट के लिए टीमें बनाई हैं। एक्सपर्ट जाकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि नियमों का वायलेशन तो नहीं किया जा रहा। नॉर्थ गोवा के एक रेस्टोरेंट को आज सील कर दिया गया। ये एग्रीकल्चरल लैंड पर बना था। असल में बर्च बॉय रोमियो लेन केस की जांच में यह सामने आया कि सरकारी अफसरों की मिली भगत से यह क्लब नियमों के खिलाफ चलता रहा। अब इन अफसरों पर भी शिकंजा कस दिया गया है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि इस केस में सस्पेंड किए गए अफसरों में से 2 तो जांच में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक अफसर अभी भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसका रवैया नहीं बदला तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। 3 गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनमें से 2 ऑफिसर्स जो दोनों लेडी ऑफिसर थी वो कोऑपरेट कर रही हैं। वो इन इन्वेस्टिगेशन के लिए कल दोनों पुलिस स्टेशन में आके चली गई हैं, जो सभी अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन द एक ऑफिसर्स ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, ही हैज नॉट कम टू द पुलिस स्टेशन, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि आज जब मैं मीटिंग रिव्यू ले रहा था तो ही हैज मूव्ड फॉर द एंटीसिपेटरी बिल। पता नहीं, लेकिन कल तक हम उसको उठा के अंदर करेंगे। लूथरा ब्रदर्स की हिमाकत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ने कितना बड़ा पाप किया है। जब इनके क्लब में इनके अपने एम्प्लॉइज आग में जल रहे थे, धुएं से जब उनकी सांसें घुट रही थी, ये दोनों भाई थाईलैंड की फ्लाइट में बैठे थे। इन्हें थाईलैंड में कोई काम नहीं था। अगर पुलिस फुर्ती ना दिखाती तो ये दोनों भाई थाईलैंड से कहीं और भाग जाते। ये दोनों क्लब का बिजनेस चलाते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं,
पर अब कह रहे हैं कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस पाप में ये दोनों भाई अकेले नहीं हैं। वो अफसर भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन्हें क्लब चलाने के लिए क्लियरेंस दी। वो अफसर भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने कभी ये चेक ही नहीं किया कि क्लब में एक ही एंट्रेंस है और एक ही एग्जिट है। जो लोग इस दुर्घटना पर अपनी जान खो बैठे उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट किया जा सकता है कि आइंदा परमिशन देने से पहले अफसर जांच करें और ऐसा मौत का क्लब चलाने से पहले कोई भी शख्स 100 बार सोचे। आज इंडिगो की वजह से परेशान लाखों पैसेंजर्स के लिए भी थोड़ी राहत देने वाली खबर आई है। पिछले 10 दिन में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से जिन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा था, अब इंडिगो एयरलाइन उन यात्रियों को मुआवजा देगी। इंडिगो उन पैसेंजर्स को 5 से 10 हज़ार रुपये का वाउचर देगी जो 3, 4 और 5 दिसंबर के क्राइसिस के शिकार हुए, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। इंडिगो की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि क्राइसिस से प्रभावित पैसेंजर्स को 5 से 10 हज़ार रुपये तक ट्रैवल वाउचर दिए जाएंगे। ये उनके टिकट रिफंड के अलावा होगा। इस वाउचर का इस्तेमाल पैसेंजर्स अगले 12 महीनों में इंडिगो की फ्लाइट बुक कराने के लिए कर सकेंगे। किसको कितने का वाउचर मिलेगा, ये फ्लाइट के टाइम के हिसाब से तय किया जाएगा। इंडिगो ने भरोसा दिलाया कि अब उसकी फ्लाइट्स का शेड्यूल धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और इस दौरान डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो क्राइसिस के शिकार यात्रियों का रिफंड सुनिश्चित कराने के लिए अपने अफसरों की एक टीम इंडिगो के हेडक्वार्टर पर तैनात करती है। यात्रियों के बैगेज की वापसी इंश्योर करने के लिए भी डीजीसीए के अधिकारी लगा दिए गए हैं और इसके अलावा सिविल एविएशन की पार्लियामेंट्री कमेटी ने 17 दिसंबर को इंडिगो के चेयरमैन को तलब किया है। इस मीटिंग में डीजीसीए और सिविल एविएशन सेक्रेटरी को भी मौजूद रहने को कहा गया है। हालांकि अब इंडिगो की तरफ से बार बार माफ़ी मांगी जा रही है। आज इंडिगो के चेयरमैन ने कहा कि पिछले 10 दिनों में जो हुआ, पैसेंजर्स को जो मुश्किलात झेलनी पड़ी, उसके लिए वो शर्मिंदा है, यात्रियों से माफ़ी मांगते हैं। I know how much distress this has caused. I want to say very simply and very clearly, we are sorry. For the last several days, I have been urged to make a statement. However, I chose to wait because the board and I felt that our first duty was to support the CEO of Indigo, Peter Elbers, and his team, restore operations and help passengers who were affected. Peter has already announced that operations are now stable. Today, we are operating over 1,900 flights. All 138 destinations are connected. I know an apology cannot make up for missed events, long waits, or the stress many of you have experienced. But it is important for me to express our regret. इंडिगो के चेयरमैन ने माफ़ी मांगी। एयरलाइन ने परेशान होने वाले यात्रियों को मुआवजा देने का ऐलान किया। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में कोई अपनी गलती नहीं मानता। इंडिगो अकेली ऐसी एयरलाइन है जो प्रॉफिट में चलती है, इसलिए फाइनेंशियली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुआवजा देना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, पर रेपुटेशन का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कहीं इस एयरलाइन के बंद होने की नौबत ना आ जाए। जेट एयरवेज और किंगफिशर बंद होने से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका। अब सरकार का प्रयास होना चाहिए कि एविएशन इंडस्ट्री को और झटका न लगे। आज पार्लियामेंट से हैरान करने वाली खबर आई। एक सांसद महोदय लोकसभा में बैठकर ई सिगरेट पी रहे थे। कुछ मेंबर्स ने उनकी इस हरकत को देख लिया। सदस्यों ने आपत्ति जताई, फिर हंगामा हुआ, जांच की गई, स्पीकर से एक्शन लेने को कहा गया। जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त सदन में बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर बोल रहे थे। जैसे शोर शराबा शुरू हुआ तो अनुराग ठाकुर ने स्पीकर से इस मुद्दे पर रूलिंग देने को कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ई सिगरेट तो पूरे देश में बैन है। 6 साल पहले 2019 में ई सिगरेट पर देश भर में पाबंदी लगा दी गई है। फिर कोई सांसद लोकसभा में बैठकर कैसे ई सिगरेट पी सकता है? स्पीकर को भी मामला समझने में 2 मिनट का वक्त लगा।
उन्होंने पूछा कौन ई सिगरेट पी रहा है। इस पर कई सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तृणमूल के एक सांसद अक्सर हाउस में बैठकर ई सिगरेट पीते हैं। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच कराएंगे और इस तरह की हरकत करने वाले सांसद के खिलाफ एक्शन लेंगे। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जी ने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश सर देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सदन में कौन सांसद ई सिगरेट पी रहा था, उस एमपी का नाम तो किसी ने नहीं लिया। शोर शराबे के बीच मामला खत्म हो गया, लेकिन इसी कुछ ही देर बाद सदन के बाहर पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ममता की पार्टी के सबसे सीनियर एमपी सौगत रॉय को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिगरेट पीते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बाहर में बंद नहीं है, ई सिगरेट नहीं है, ओरिजिनल ये ओरिजिनल आदमी हैं, सिगरेट ओरिजिनल पीते हैं, लेकिन ये विरोधी हैं कि कोई सदन के अंदर ई सिगरेट पिए। क्या दादा, आप तो नहीं पीते हैं ना ई सिगरेट? ये मना है, बाहर में भी सिगरेट बंद है। सौगत है ना बंद? हाँ, बाहर में बंद नहीं है, बाहर में बंद नहीं है। अरे आज इज्जत बचा दिया अध्यक्ष, नहीं तो सब लोग बेनकाब हो गए होते। का खतरा है, लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में भाई सब लग जाए, विनोद तू भी लग जाए। नहीं, हमारे हालांकि इन सब बातों का न तो सौगत राय की सेहत पर कोई असर पड़ा, न उन्होंने सिगरेट बुझाई। वो मुस्कुराते रहे, सिगरेट पीते रहे और इसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि हर कोई ये बात जानता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने जिस तरह लोकसभा में सिगरेट पीने का बचाव किया, उससे साफ है कि पार्टी को न तो कानून की परवाह है और न ही संसद की गरिमा की। बिल्कुल सही अनुराग जी ने उस समय उठाया। एक तो ई सिगरेट बाहर में भी 2019 से प्रतिबंधित है और सदन के अंदर ये कोई सांसद पिए, केवल सदन की गरिमा को ठेस नहीं लगा, उस राजनीतिक दल टीएमसी को भी, लेकिन वो तो बेहाया अपने ढंग से, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है, बताता है कि ये संसद की गरिमा को किस ढंग से देखते हैं। ये बताता है कि ये कानून तोड़ करके और अपने को बड़ा महान समझते हैं। गिरिराज सिंह तो अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन सौगत रॉय ने कहा कि गिरिराज सिंह या गजेंद्र सिंह शेखावत कोई स्पीकर हैं जो हर सांसद उनकी बात सुने। गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज जी कह रहे हैं वो क्या, वो शेखावत हमारा स्पीकर है क्या? आप लोग मंत्री को खुश करने चाहते हैं, कोई भी खबर करिए, मेरा जवाब देने का जिम्मेवारी नहीं। छोड़िए ना, आप केंद्रीय मंत्री का बात सुनाइए, हमको क्यों बोल रहे हैं? सर परिसर में तो नहीं पी सकते ना सर? नहीं पी सकते हैं, पी सकते हैं, बिल्डिंग में नहीं पी सकते, बाहर खुला जगह पे। आप लोग क्या स्पीकर बन गए?
आप ही ठीक करेंगे। इधर एक तो मोबाइल फोन लेके संसद के अंदर भी ई सिगरेट पी रहे थे सर, टीएमसी के सांसद। वो तो दूसरी बात है सर, वो तो प्रतिबंधित है भारत में सर। क्या ई सिगरेट तो प्रतिबंधित है भारत में। तृणमूल कांग्रेस की एक और सांसद डोला सेन ने तो अनुराग ठाकुर और मोदी सरकार के मंत्रियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। डोला सेन ने कहा कि बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में जीत नहीं पा रही, इसलिए अब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम क्यों कहेंगे, ये देखना जिसका काम है वो देखेंगे। मंत्री लोगों ने सदन में आके असत्य भाषण भी बोलने लगा, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बोलने दीजिए। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। आप लोग भी अपने सांसदों को समझाएंगे कि गैर कानूनी काम ना करें सदन? अरे वो जो जी चाहे बोलेंगे, हम कि उसके ऊपर टिप्पणी लगाएंगे और सांसदों को समझाते रहेंगे? आप सोचते क्या? एकदम नहीं, क्यों बोलेंगे बताइए। जब इंडोर जगहों पर सिगरेट पीने के खिलाफ अभियान चला, रोक लगी, तो बहुत सारे लोग ई सिगरेट पीने लगे। लेकिन ये भी कम खतरनाक नहीं है। 6 साल पहले जब ई सिगरेट पर पाबंदी लगी तो इसका चलन कम हो गया, लेकिन कोई पार्लियामेंट का मेंबर संसद के भीतर बैठकर ई सिगरेट पिए तो सवाल तो पूछे जाएंगे। जहां तक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का सवाल है, वो हर मुद्दे को बंगाल के चुनाव से जोड़ देते हैं। ई सिगरेट को भी जोड़ा और एसआईआर के इशू को भी बंगाल में चुनाव से जोड़ दिया, और फिर ममता बनर्जी को एक और मौका मिल गया। असल में आज चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसआईआर का वक्त बढ़ा दिया, लेकिन बंगाल में डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई। बंगाल में आज एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म जमा कराने का आखिरी दिन था, लेकिन ममता बनर्जी ने फॉर्म नहीं भरा। एसआईआर के खिलाफ आज ममता ने नदिया में बड़ी पब्लिक मीटिंग की। इससे पहले बंगाल के दूसरे हिस्सों में इसी तरह की 5 रैलियां कर चुकी हैं। आज की रैली में ममता ने कहा कि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाल रही हैं, 7 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक न तो कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा और न आगे भरेंगी। तो क्या उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाएगा? ममता ने कहा अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काट कर दिखाएं। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। কেন করিনি? 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। इसके बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को निशाना बनाया। अमित शाह की तुलना दुर्योधन और दुशासन से कर दी। ममता ने कहा कि एसआईआर के बहाने बीजेपी वोट लूटना चाहती है। अमित शाह एसआईआर के मास्टरमाइंड हैं। ममता ने कहा कि अमित शाह बहुत खतरनाक आदमी हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अमित शाह किसी भी तरह बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। মনে রাখবেন, বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। ওরা বলছে তাড়িয়ে দেবো রোহিঙ্গা। কোথায় রোহিঙ্গা দেখাও, কোথা থেকে এলো? আর রোহিঙ্গা যদি হয় তো আসবে তো মণিপুর হয়ে, মিজোরাম হয়ে, নাগাল্যান্ড হয়ে। সেখানে এসআইআর হচ্ছে না কেন? ইলেকশন যেখানে হচ্ছে, যেখানে বিরোধী দল আছে, সেখানে এসআইআর করছে 2 মাসের মধ্যে। আসামে কেন হবে না এসআইআর? কেন আসামে হবে না? ভোট করছে লুট আর বলছে ঝুট। একবার করলো নোটবন্দি আর এখন করছে ভোটবন্দি। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ, অন্য কেউ না। মানুষ নির্বাচিত করে সরকার, ইলেকশন কমিশন নয়।
তাহলে জেনে রাখুন, এসআইআর করো আর যাই করো, বাংলা থেকে মানুষকে তাড়ালে কি করে নিয়ে আসতে হয় আমরা জানি, আর বাংলায় কাউকে আমরা তাড়াতে দেব না। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার दुशासन। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस एसआईआर को सपोर्ट करके ममता को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सीवी आनंद बोस ने कहा उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म भर दिया है क्योंकि अब वो बंगाल के वोटर बनना चाहते हैं। I want to be mentally, emotionally, I am merged with the life of West Bengal. My name itself is that of Dadaji Bose. My father gave it to us. I had been here long time back. There is an emotional connect which makes me fixed to the land of Bengal. The language, the people, the culture, the tradition, the heritage, everything attracts me. I would like to be an adopted son of Bengal. ये बात तो ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती हैं कि अगर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है तो एसआईआर ज़रूरी है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। और चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने एसआईआर को एक इमोशनल इशू बनाने की कोशिश की है। एसआईआर को वो बंगाल की अस्मिता से जोड़ने के चक्कर में है। ममता को मालूम है एक बार फिर उनका मुकाबला अमित शाह की चुनावी रणनीति से होगा, इसलिए उन्होंने अभी से अमित शाह को सबसे खतरनाक आदमी डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अमित शाह भी फाइटर हैं और वो ममता बनर्जी के नाक में दम करने की पूरी क्षमता रखते हैं। आज बंगाल से एक और बुरी खबर आई। संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख पर उसके खिलाफ केस में गवाह के बेटे की हत्या का आरोप लगा। संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ रेप और हिंदुओं के ज़मीनों पर कब्जे के आरोप में शाहजहां शेख जेल में बंद हैं। उसके खिलाफ इस केस में भोलानाथ सबसे मजबूत गवाह हैं। लेकिन कल जब भोलानाथ अपने बेटे के साथ कोर्ट की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक ने भोलानाथ की गाड़ी को टक्कर मारी। इस एक्सीडेंट में भोलानाथ के बेटे सत्यजीत घोष और कार के ड्राइवर की मौत हो गई। भोलानाथ का आरोप है कि ट्रक ड्राइवर अली मुल्ला शाहजहां शेख का करीबी है। उसने शाहजहां शेख के इशारे पर जानबूझकर उनकी गाड़ी पर ट्रक चढ़ाया। उनके बेटे की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर है। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। खून तो हुआ है, वो जेल से कर रहा है। मुझे इस समय ये चिंता है कि कहीं वो मेरे पूरे परिवार को ना खत्म कर दे। मैंने आज कंप्लेन दे दी है, पुलिस इसको जरूर देखेगी। एमएलए के साथ बातचीत हुई है, वो मेरे छोटे भाई जैसा है, वो मेरे साथ है। ये एक शाहजहां शेख की वजह से मेरा पूरा घर लुट गया। हमारा बिजनेस का संबंध था, ये अलीमुल्ला के साथ मेरा पुराना रिश्ता नहीं है। ये सब जमीन जायदाद के मामले अलीमुल्ला देखता था, जबरन जमीन पर कब्जे करता था। अगर पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम करती है तो सब सही रहेगा। मुझे लगता है कि शेर का दांत तोड़ दिया जाए तो वो शिकार नहीं कर पाएगा। चूंकि मैं शाहजहां के साथ कारोबार में जुड़ा हुआ था, इसलिए मार्च 2024 में एजेंसियों ने मुझे बुलाया था। सीबीआई, ईडी ने मुझे नोटिस देकर बुलाया था। अगर मैं नहीं जाता तो मुझे अरेस्ट कर लेता। जितना मुझे पता था वो सब मैंने उनको बता दिया। भोलानाथ घोष इस हादसे से इतने डरे हुए हैं कि शुरू में उन्होंने एक्सीडेंट की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। लेकिन लोकल एमएलए के सपोर्ट के बाद आज भोलानाथ पुलिस स्टेशन पहुंचे, एफआईआर दर्ज कराई। असल में इस केस में कई ऐसी बातें जो शक पैदा करती हैं। जिस ट्रक ने कार को टक्कर मारी वो खाली था, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, ट्रक का परमिट और फिटनेस लैप्स कर चुका था, ट्रक का ड्राइवर भी इलाके का जाना माना क्रिमिनल है और शाहजहां शेख का करीबी है। भोलानाथ घोष की बेटी सोनाली घोष ने कहा कि ये ट्रक उनके पिता
और उनके भाई को मारने के इरादे से भेजा गया था। जेल में बैठा शाहजहां शेख ये सब करवा रहा है, इसलिए शाहजहां शेख को फांसी की सजा होनी चाहिए। কাল আমার বাবার কোর্ট ছিল, হাজিরা ডেট যেতে হয়, 20 সাল থেকে ওরা বাড়ি ছাড়া। कल कोर्ट में पेशी की तारीख थी। शाहजहां शेख ने मेरे पिता के खिलाफ झूठा केस किया था। कोर्ट जाते समय एक खाली ट्रक ने टक्कर मार दी। वो दाहिनी तरफ से क्यों आया? वो रॉन्ग साइड थी। शाहजहां शेख ने ये घटना करवाई है। मेरे छोटे भाई और ड्राइवर की मौत हो गई। मेरे पिता की हालत भी खराब है। ये घटना एक साजिश के तहत हुई है। मेरे पिता शाहजहां शेख के बिजनेस पार्टनर थे। उसने पैसों की वजह से हमें बदनाम किया। 2020 में वो हमारा सब कुछ लूट कर ले गया। हम बेघर हो गए। मेरे भाई की एक छोटी बेटी है। हमें उसके बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। अगर कोई कानून है तो मुझे फांसी चाहिए। शाहजहां शेख और दूसरे लोग हैं, उन्हें सज़ा मिले। आइन बुझुक जो बीजेपी ने भी इस एक्सीडेंट पर सवाल उठाए। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि जेल में बैठकर अगर शाहजहां शेख मर्डर करा सकता है, इसका मतलब साफ है ममता सरकार अब भी शाहजहां शेख को प्रोटेक्ट कर रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर शाहजहां तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस ही शाहजहां है। पूरा इलाके के दखलदारी शाहजहां के माध्यम से तृणमूल करते थे। तो आज शाहजहां चला जाए और शाहजहां का पास ऐसा कुछ है, वो भी अगर वो कन्फेस कर दे, वो बोल दे, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी गड्ढा में चला गया। इसीलिए किसी भी हालत से शाहजहां को बचाना है और बचाने के लिए इन लोगों पर अटैक हुआ। ये एकदम प्री प्लान एक एक्शन था, उसका जितना साक्षी था उसको मारने के लिए। पश्चिम बंगाल में तो पुलिस एविडेंस मिटा देता है। सीबीआई जांच होना चाहिए। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भी कहा, लगता तो यही है कि हादसा नहीं है, हत्या है। शुभंकर सरकार ने कहा कि गवाह को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सीबीआई और लोकल पुलिस की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। विटनेस को तो प्रोटेक्शन देना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ईडी सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है, सीबीआई तो सीबीआई का ये काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। एक्सीडेंट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसके लिए पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई देखे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन देखे, जरूरत पड़े तो सिटिंग जज को देके इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई विटनेस देने के लिए तैयार था, उनका जान चला जाएगा तो कौन आगे बढ़ के अन्याय का विरोध में विटनेस देने के लिए आएगा। मेरा जो बात है, ये राज्य में ईडी, सीबीआई, कलकत्ता पुलिस, बंगाल पुलिस सब मिलजुल है, कुछ आगे बढ़ने का कोई। शाहजहां शेख जेल में है, उस पर रेप का इल्ज़ाम है। इस केस पर मीडिया की निगाह है, विरोधी दलों की नज़र है। इसके बावजूद इतनी हिम्मत कि केस के मेन गवाह पर जानलेवा हमला करवाएं, और इतनी बेशर्मी कि हमला करने वाला शाहजहां शेख को अच्छी तरह जानने वाला निकले। ये सब तभी हो सकता है जब पीछे से किसी का प्रोटेक्शन हो। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस गवाह को पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया। अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में एसआईआर के तहत अब एनुमरेशन फॉर्म 26 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे और वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 31 दिसंबर को पब्लिश होगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने यूपी में एनुमरेशन फॉर्म जमा कराने की मियाद आज 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। यूपी के अलावा 5 और राज्यों को भी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए वक्त दिया गया है। तमिलनाडु और गुजरात में एसआईआर का प्रोसेस अब 14 दिसंबर तक पूरा करना होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में एसआईआर के एनुमरेशन फॉर्म्स 18 दिसंबर तक कलेक्ट किए जा सकेंगे और 23 दिसंबर को ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। लेकिन एसआईआर पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा वक्त यूपी को दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने चुनाव आयोग को बताया था कि एसआईआर के दौरान वोटर्स की मैपिंग में दिक्कत आ रही है। करीब 3 करोड़ वोटर्स के दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं। ज़्यादातर लोग अपने पते पर नहीं मिले। इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। यूपी में टोटल वोटर काउंट में से करीब 19% नाम अगर गायब हैं तो ये बहुत बड़ी फिगर है। इसको दुरुस्त करने के लिए कम से कम 15 दिन का वक्त और मिलना चाहिए।
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार की बात मानी और यूपी को 26 दिसंबर तक का टाइम दे दिया। हमारा काम तो लगभग पूरा हो गया उत्तर प्रदेश में, और जो हमने अतिरिक्त अवधि मांगी थी उसकी वजह यह थी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19% मतदाता ऐसे चिन्हित हुए जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आना था। ऐसी 5 श्रेणियों में उनको हमने चिन्हीकरण किया है। सबसे बड़ी तो है परमानेंटली शिफ्टेड, इसमें लगभग 1,27,00,000 मतदाता ऐसे थे जो वोटर्स थे किसी जगह, बट अब जब BLO गए तो पता चला ये लोग यहाँ से शिफ्ट करके कहीं चले गए हैं। दूसरी कैटेगरी है अनट्रेसेबल या एब्सेंट वोटर्स की, जिनको पूरे क्षेत्र में घूमने पे वो मिले नहीं, या तो उनके एड्रेसेस सही नहीं लिखे थे या इनकम्प्लीट थे। तो ऐसे लगभग 86 लाख के आसपास लोग हैं। तीसरी कैटेगरीज है जिनको पता लगा कि इनकी अब डेथ हो गई, 46 लाख ऐसे लोग चिन्हित हुए हैं। चौथी कैटेगरी है जिनके बारे में पता चला कि इनका वोट तो कहीं बना हुआ है गाँव में या कहीं और, लगभग 24 लाख ऐसे चिन्हित हुए हैं। 9,86,000 ऐसे चिन्हित हुए हैं जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म लिया है, लेकिन बहुत प्रयास करने पे, बार बार जाने पर भी उनका फॉर्म वापस नहीं आया। तो कुल मिला के ये 19% बनता है हमारे टोटल इलेक्टोरल रोल का, और 2.95 करोड़ का फिगर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी SIR का काम धीरे चलने पर चिंता जताई। योगी आज आजमगढ़ में थे। उन्होंने आजमगढ़, वाराणसी और बरेली में SIR प्रोसेस को लेकर सीधा संवाद किया। गायब वोटर्स की इतनी बड़ी संख्या को लेकर अधिकारियों से सवाल पूछे। अफसरों को जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा। यूपी के जिन जिलों में SIR का काम धीरे चल रहा है उनमें गाजियाबाद काफ़ी आगे है। गाजियाबाद में अभी तक 60% लोगों के एनुमरेशन फॉर्म वापस आए हैं। अफसरों का कहना है कि गाजियाबाद में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो देश के दूसरे हिस्सों से आकर यहाँ रहते हैं। उनका नाम अपने गांव की वोटर लिस्ट में भी है। ऐसे लोगों ने फॉर्म तो ले लिया लेकिन वापस नहीं किया, क्योंकि वो अपने गांव की वोटर लिस्ट में ही अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं। गाजियाबाद के DM ने बताया कि BLOs अब दोबारा घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इस काम में सभी पार्टियों के स्थानीय नेताओं की मदद ली जा रही है। लगभग हमारे जनपद में 60% अभी तक काम हम लोगों ने, जितने जो लोग थे उनका पूरा कर लिया जो अभी तक हमें मिले थे। फिर एक बार हम लोग अगले 15 दिन अभियान चलाएंगे ताकि और मैक्सिमम जो लोग अभी हमें ट्रेस नहीं हो रहे हैं, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी वो लिस्ट दी है। जो लोग हमारे BLOs ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उसके थ्रू भी मतदाता हमें मिल रहे हैं। तो अगले 15 दिन में हमारा प्रयास है कि कोई भी जो योग्य मतदाता है वो ना छूटे, और जितने मैक्सिमम लोग मतदाता सूची में जो यहाँ पे रहते हैं वो शामिल होने लायक हैं, सबका नाम शामिल हो जाए। अगले 15 दिन और हम ये अभियान चलाएंगे। आगामी जो हमारे अभी अवकाश के दिन होंगे, रविवार का दिन होगा, उसको फिर से हम विशेष अभियान चलाएंगे और फिर से ऐसे जितने लोग हैं जिनके अभी फॉर्म हमें वापस नहीं मिले हैं, तो BLOs को हमने डायरेक्शन दिया है कि वो फिर से एक बार और घर पर जाएँ। लगभग 3 बार से ऊपर वो जा चुके हैं, पर फिर भी आपके माध्यम से मैं हमारे गाजियाबाद जनपद के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अपना फॉर्म ले लिया है, वापस नहीं दिया है, कृपया करके वो अपना फॉर्म वापस दे दें, तभी आप मतदाता रह पाएंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ करीब 17 करोड़ वोटर सबसे ज़्यादा हैं। इतनी बड़ी संख्या में घर घर जाकर वोटर्स को फॉर्म बांटना, भरे हुए फॉर्म्स को कलेक्ट करना और फिर फॉर्म्स की जानकारी को वेरीफाई करना, फॉर्म्स को अपलोड करना, ये सब 30 दिन में करना मुश्किल काम है। यूपी के BLOs दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसके बाद भी 3 करोड़ वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई। इसीलिए यूपी सरकार ने चुनाव आयोग से 15 दिन का और वक्त मांगा था, और ये अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सरकार की मजबूरी को समझा, यूपी को और वक्त दिया। अब एक खबर राजस्थान से। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध अब वायलेंट हो गया। किसानों ने ट्रैक्टर से फैक्ट्री की दीवार तोड़ डाली, फैक्ट्री के काम में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। किसानों के हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हुए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पूनिया समेत 50 लोग घायल हुए। पुलिस ने लाठियां चलाई तो किसान भड़क गए। उन्होंने पुलिस पर जवाबी हमला किया, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर तैनात पुलिस वालों पर पत्थर फेंके, जिसमें करीब 1 दर्जन पुलिस वाले घायल हुए। असल में यह सारा हंगामा हनुमानगढ़ में लग रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हो रहा है।
चंडीगढ़ की ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में एथेनॉल फैक्ट्री लगा रही है। किसान इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। 1 साल से एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का विरोध हो रहा है। किसान सितंबर 2024 से धरना दे रहे थे। सरकार ने वादा किया कि किसानों की चिंताओं को दूर किए बगैर फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी, लेकिन 1 महीने पहले नवंबर में किसानों को जबरदस्ती धरने से हटा दिया गया, जिसके बाद कंपनी ने फैक्ट्री की दीवार बनानी शुरू की। किसान भड़क गए, अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया, लेकिन प्रशासन ने फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए भारी तादाद में फोर्स तैनात कर दी। 19 नवंबर को कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो किसानों की नाराजगी और बढ़ गई। पूरे राजस्थान से किसान नेता हनुमानगढ़ पहुंचने लगे। बुधवार को दोपहर में किसानों ने एसडीएम ऑफिस के सामने बड़ी सभा की, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसानों के साथ बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया, तो किसानों ने फैक्ट्री पर धावा बोला। किसानों और पुलिस के बीच जो टकराव हुआ है, उसके बाद हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे और आसपास गांव में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 40 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वीके सिंह ने दावा किया कि फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन में जो हिंसा हुई, उसमें राजस्थान के बाहर के लोगों का हाथ है। लेकिन किसानों ने हिंसा के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। किसान नेता इंद्रजीत सैनी ने कहा, किसान बार बार अफसरों से बातचीत की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने किसानों की बात नहीं सुनी। इंद्रजीत सैनी ने कहा कि एथेनॉल की फैक्ट्री से पूरे इलाके की इकोलॉजी बर्बाद हो जाएगी, ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा, लोग कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए किसान इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन की नाकामी। हमारे लोगों ने 12 बजे से प्रशासन को वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन 3:30 बजे तक उनका कोई निर्णय, कोई पदाधिकारी हमसे नहीं मिला और 2-2 मिनट करके हमको उकसाते रहे। या मैं ये कहूँगा, हमारा मजाक उड़ाते रहे, हमारी जन भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं की उन लोगों ने। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये हमारे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का पानी, ज़मीन और हवा का मैटर था, और सबकी ज़िंदगी इसी से जुड़ी हुई है। हमारे सबसे जो यहाँ का खनिज है वो पानी माना जाता है, और जो फैक्ट्री है, ये मान लो इथेनॉल की फैक्ट्री इसको बोलते तो हैं, जो जैसे प्रोसीजर दारू निकालने का होता है सेम प्रोसीजर है। जो इसका वेस्टेज है वो दारू से 1000 गुना नुकसानदेह है स्वास्थ्य के लिए। वो ये ज़मीन के अंदर डालेंगे, बड़े बड़े 5-5 फुट के बोरवेल किए हैं इन्होंने, और वो कुछ ही महीनों में या साल में हमारे पूरे एरिया को खा जाएगी। कैंसर जैसी महान विनाशकारी बीमारियां, विकलांगता, ये आने के लक्षण हैं। जैसे कि हमारे नज़दीकी जीरा में, बनूर में और यहाँ सूरतगढ़ में जो फैक्ट्रियां लगी हैं, उनका बहुत भयानक नुकसान है। विकास के लिए फैक्ट्री लगाना ज़रूरी है। हनुमानगढ़ में एथेनॉल की जो फैक्ट्री लग रही है, उससे गन्ना किसानों को फ़ायदा होगा। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ किसानों की चिंताओं का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर किसानों को ज़रा भी लगता है कि उनके इलाके में फैक्ट्री लगाने से अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, इलाके में बीमारियां फैलेंगी, तो सरकार को किसानों के साथ सख्ती करने के बजाय उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और उनके दिल में जो शक है उसे दूर करना चाहिए। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को आज कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है। उमर को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक की जमानत दी गई है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी ने उमर खालिद को जमानत देने के साथ साथ उनके ऊपर कड़ी शर्तें लगाई हैं। उमर खालिद इस दौरान किसी भी गवाह या अपने केस से जुड़े किसी शख्स से कांटेक्ट नहीं करेगा। उमर को अपना मोबाइल नंबर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना होगा और पूरे बेल पीरियड के दौरान मोबाइल ऑन रखना होगा। जमानत की अवधि में उमर खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा। बेल पीरियड में उमर खालिद को केवल परिवार,
रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने की परमिशन होगी। उमर खालिद को अपने घर या फिर शादी समारोह वाली जगहों के अलावा कहीं और जाने की परमिशन नहीं होगी। 29 दिसंबर को शाम को उमर खालिद को जेल सुप्रीटेंडेंट के सामने सरेंडर करना होगा। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में है। कल सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और दूसरे आरोपियों की बेल पर सुनवाई पूरी करके फैसला रिजर्व कर लिया था। उमर खालिद को इससे पहले दिसंबर 2024 में अपने एक कज़न की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की इंटरिम बेल मिली थी। उमर खालिद को आज जो बेल मिली है उसका सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व ऑर्डर से कोई संबंध नहीं है। उमर खालिद, शर्जील इमाम तमियान और दूसरे आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में वक्त लग सकता है। दोनों पक्षों को 18 दिसंबर तक अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करने हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में विंटर वेकेशन हो जाएगा, इसलिए रेगुलर बेल पर फैसला आने में वक्त लग सकता है। एक खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आईएसआई के फॉर्मर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आज 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। फैज़ हमीद इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 2019 से 2021 तक आईएसआई के चीफ थे। 2021 में फैज़ हमीद के ट्रांसफ़र को लेकर इमरान खान और उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही इमरान खान की कुर्सी गई उसके बाद ही फैज़ हमीद का बुरा वक्त शुरू हो गया। पिछले साल फैज़ हमीद को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वायलेशन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग का आरोप लगा और इस इल्ज़ाम में आज पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा सुना दी। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अभी फैज़ हमीद के ऊपर राजनीतिक दखलंदाजी से जुड़े मामलों पर सुनवाई चल रही है, जिस पर मिलिट्री कोर्ट का फैसला बाद में आएगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।